देश में स्टार्टअप का चेहरा रहे पेटीएम की सहायक कंपनी पेटीएम मॉल से बड़ा विदेशी निवेश निकल रहा है। चीन के अलीबाबा ग्रुप और उसकी सहायक कंपनी अंट फाइनेंशियल ने पेटीएम मॉल से बाहर निकलने का फैसला किया। इन दोनों कंपनियों से पेटीएम मॉल ही उनकी हिस्सेदारी खरीद रहा है, लेकिन ये हिस्सेदारी 100 करोड़ रुपए के वैल्यूएशन पर वापस खरीदी जा रही है, जबकि 2019 में पेटीएम मॉल का वैल्यूएशन 21,000 करोड़ रुपए था, यानी 3 अरब डॉलर पर हुआ करता था। इसका जो वैल्यूएशन था आज केवल आप देखिए तो 99% इसकी जो पूरी अगर आप कहिए तो मार्केट कैप थी वो खत्म हो चुकी है, सुहा हो चुकी है। अब उसकी वैल्यूएशन सिर्फ 100 करोड़ रुपए यानी 13 मिलियन डॉलर रह गई है। पेटीएम मॉल में अलीबाबा की करीब 28.34% और अंट फाइनेंशियल की लगभग 14% हिस्सेदारी थी। सर, सबसे पहला सवाल कि ये जो बड़े निवेशक थे, विदेशी निवेशक थे, ये बाहर निकल क्यों रहे, मॉल से जा क्यों रहे हैं? अब अलीबाबा और सॉफ्टबैंक को वैसे भी दुनिया में कई जगह समस्या है, पर उन्होंने स्पष्ट रूप से भारत में पेटीएम मॉल के बारे में कहा है कि पेटीएम मॉल में निवेश में इन कंपनियों को नुकसान हो रहा है, क्योंकि भारत का स्टार्टअप और ऑनलाइन स्पेस बहुत तेजी से बदल रहा है, स्ट्रक्चरिंग के मोड में है, और जहां जिस तरीके के रिटर्न की अपेक्षा पे दोनों निवेशकों को थी वो उन्हें उपलब्ध नहीं हुए हैं, और इसकी एक बड़ी वजह है कि वो इस निवेश से बाहर निकल रहे हैं, और इसलिए इसका सीधा असर हमें पेटीएम के स्टॉक्स पर और पेटीएम के शेयर पर दिखाई दे रहा है। पेटीएम मॉल एक इमर्जिंग कॉन्सेप्ट था। अभी पेटीएम चूंकि बहुत सारी उलझनों में फंसी हुई, जिस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, वो इस प्रोजेक्ट को या इस पेटीएम मॉल को तेजी से आगे नहीं ले जा पाई। भारत के ऑनलाइन स्पेस में, ऑनलाइन ई कॉमर्स स्पेस में रेगुलेटरी लेवल के ऊपर, टेक्नोलॉजी के लेवल के ऊपर बदलाव हो रहे हैं, और उसका असर पेटीएम मॉल की संभावनाओं पर पड़ा है, और सबसे ज़्यादा संभावनाओं पर पड़ा है पेटीएम ब्रांड पर विदेशी निवेशकों के निवेश को लेकर और साख को लेकर, और इसलिए हमने इसका एग्जिट देखा, और इस एग्जिट के बाद पेटीएम मॉल की वैल्यूएशन में जो गिरावट आई वो बिल्कुल चौंकाने वाली है। आश्चर्यजनक रूप से वैल्यूएशन बुरी तरह टूटा है, क्योंकि शायद दो सबसे महत्वपूर्ण और बड़े इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने पेटीएम मॉल से अपने आप को वापस बाहर निकाला है। सर, आपने कहा कि बहुत सारी संभावनाएं ऐसी हैं जो धुंधली पड़ रही हैं, धूमिल हो रही हैं। उसमें एक इंश्योरेंस की डील थी जो पेटीएम करने जा रहा था और नहीं कर पाया, वहां क्या हुआ था, क्यों नहीं कर पाया था? ये डील पेटीएम इंश्योरेंस टेक या इंश्योरटेक जो कंपनी है, जहां से जब पेटीएम का आईपीओ आया था शुभम, तो बराबर इस बात पर सवाल उठ रहे थे कि पेटीएम का बिजनेस मॉडल क्या है, पेटीएम को ग्रोथ के लिए कौन से नए बड़े काम करने पड़ेंगे, और उनमें एक महत्वपूर्ण काम ये था कि पेटीएम को किसी अन्य दूसरी कंपनी की तरह डिजिटल इंश्योरेंस में, इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन में जाना था। एक इंश्योरटेक नाम की पेटीएम की कंपनी थी। रहेजा क्यूबी जनरल इंश्योरेंस में पेटीएम को करीब 100% स्टेक का एक्विजिशन करना था। 2 साल तक इस एक्विजिशन पर पूरा काम चलता रहा। डील की साइज करीब 568 करोड़ रुपए थी। पेटीएम इसके साथ अपने इंश्योरेंस ऑपरेशन शुरू करना चाहती थी, लेकिन उसके बाद पेटीएम ने इसी मई में एक्सचेंज को ये बताया कि ये डील क्यूबी की जो डील है, रहेजा क्यूबी की डील, ये हो नहीं पाई है, और इससे कंपनी वापस लौट रही है ये डील खत्म की जा रही है, और स्विस री से जो इन्वेस्टमेंट आना था उसे भी खत्म किया गया। इसने पेटीएम को लेकर, पेटीएम ब्रांड को लेकर, उसकी भविष्य की संभावनाओं को लेकर काफ़ी हिट किया है, और इसकी वजह यह थी कि पेटीएम कई सारी झंझावातों में और कई सारे तूफानों में फंसा हुआ था स्टॉक लिस्ट होने के बाद, तो ये जो एक बड़ी विंडो थी जहां से उसे नया बिजनेस मिलना था वो टूट गया। सर, अब स्टॉक की बात करते हैं, क्योंकि आपने जिक्र स्टॉक का भी किया। नवंबर में अगर किसी स्टॉक निवेशक ने पेटीएम के आईपीओ में पैसे लगाए होते, 1 लाख रुपए लगाए होते, तो अब तक 75,000 रुपए उसके खत्म हो चुके होते, वो पूंजी साफ हो चुकी होती। अभी हम और आप जब ये डिस्कशन कर रहे हैं तब पेटीएम का शेयर 587 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। इशू प्राइस जो आईपीओ का था वो 2150 था, खैर वहां तक तो कभी हम पहुंचे ही नहीं। 52 का जो हाई वी है वो 1955 रुपए है। ये जो लगातार जब से लिस्ट हुआ तब से नीचे 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 की ये जो यात्रा है, क्या इसके पीछे की आप वजह मान रहे हैं? क्या वो बड़ी वजह है जिसकी वजह से ये 75% मार्केट कैप यहाँ भी साफ हो गया? बहुत सारी महत्वपूर्ण वजह हैं, और पेटीएम क्योंकि भारत में स्टार्टअप क्रांति का फ्लैग बेरर था, अगुआ था, इसको झंडा बरदार कहा जाए। पेटीएम के नाम पर भारत में बहुत सारे स्टार्टअप्स को वहाँ से सपने दिखाई दिए थे, और पेटीएम ने भारतीय बाजार में जैसे स्टार्टअप क्रांति को एक नई दिशा दिखाई और उसके बाद संकट में फंसा, उसी तरह से पेटीएम ने स्टार्टअप के बारे में शेयर बाजार की समझ को भी पूरी तरह बदल दिया। पेटीएम वो स्टॉक था जिसने भारत के रेगुलेटर को ये सोचने पर मजबूर किया कि क्या स्टार्टअप्स वैसे ही उतने ही विश्वसनीय स्टॉक मार्केट
के लिए हैं जितने विश्वसनीय बाकी ब्रिक एंड मोर्टार कंपनियां होती। और उसके बाद भारत में बहुत कुछ बदल गया, जैसे कि आप ये माने कि भारत के एनबीएफसी सेक्टर में जब बड़े बदलाव हुए थे 2018 में, और उसके बाद पूरा का पूरा परिदृश्य ही बैंकिंग सेक्टर का या एनबीएफसी सेक्टर का बदलना पड़ा था। 73% से ज़्यादा स्टॉक गिर चुका है। शुभम, 52 वीक का इसका जो लो है वो 511 रुपये स्टॉक का, हम उससे बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं निकले हैं। 2150 रुपये का तो खैर जो इशू प्राइस था वो तो अब असंभव ही दिखाई देता है। और कंसिस्टेंटली एजेंसी जो भी ब्रोकरेजेस हैं या जो भी एनालिस्ट हैं वो इसके टारगेट्स में कमी कर रहे हैं। मार्च 22 के लिए मैक्वारी का टारगेट 450 रुपये का था, 36% नीचे का मार्च 22 का जो टारगेट उन्होंने दिया था। समस्या 2-3 वजहों से है जो अनुमान मिल रहे हैं बिजनेस मॉडल में। पहले हम वैल्यूएशन की तरफ से इसको देखने की कोशिश करें कि वैल्यूएशन के इतने दबाव क्यों हैं। 2 महत्वपूर्ण चीज़ों पर हमने चर्चा की है भी आपके सामने, घटनाक्रमों के हिसाब से, इवेंट के हिसाब से। पहली घटना ये हमने देखी कि पेटीएम मॉल से एंट और अलीबाबा का निवेश बाहर गया। दूसरी घटना हमने देखी कि इंश्योरेंस सेक्टर में पेटीएम का जो एक्सपेंशन होना था वो रुक गया। तीसरी महत्वपूर्ण घटना हमने देखी कि पेटीएम के जो बैंकिंग ऑपरेशंस थे या पेटीएम के जो ऑनलाइन बैंकिंग ऑपरेशंस थे, पेमेंट बैंक ऑपरेशंस थे, उनमें आरबीआई ने रोक लगाई, प्रतिबंध लगाया, जो अभी तक जारी है क्योंकि उसमें बहुत सारे ट्रांसपेरेंसी के इश्यूज थे। मैक्वारी का कहना यह है, मैक्वारी की रिपोर्ट के हिसाब से माना जाता है कि पूरी दुनिया में ग्लोबल फिनटेक में करेक्शंस चल रहे हैं, पूरी दुनिया के बाजारों में। और जब पेटीएम आया था तब जो ग्लोबल फिनटेक स्टॉक्स थे वो शुभम अपने प्राइस टू सेल्स ग्रोथ रेशियो पर, यानी उनकी बिक्री और उनकी कीमत का जो अनुपात था वो 0.3 से 0.5 के मल्टीपल में था। लेकिन उसके बाद अब वो मल्टीपल घटकर 0.35 के पास आ गया, 0.7 के आसपास आ गया है। और उसकी वजह यह है कि पेटीएम को लेकर भी बाजार के अनुमानों में गिरावट हो रही है, यानी जितनी बिक्री है उसके अनुपात में कीमत जितनी बाजार में मिलनी चाहिए अब उसकी संभावना उतनी नहीं दिखाई देती बिल्कुल। दूसरी एक और बात महत्वपूर्ण है कि पेटीएम को लेकर बहुत सारे सवाल इसके डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल को उठ रहे हैं। यूपीआई के चैलेंज के कारण वॉलेट और ऑनलाइन पेमेंट का मॉडल फ्यूचर में कहां तक सर्वाइव करेगा ये नहीं दिखाई दे रहा है। आरबीआई की सख्ती जो हुई है उसके बाद पेटीएम को स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, जिसकी तैयारी पेटीएम ने भविष्य में अपने अगले चरण के विस्तार के तौर पर की थी। और फिर उसके बाद अब विदेशी निवेशकों का इससे निकलना। तो अभी पूरा का पूरा पेटीएम का बिजनेस मॉडल बाजार को समझ में भी नहीं आ रहा है और लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो पेटीएम के लिए बाजार में नेगेटिव हैं। और इसलिए पेटीएम एक किस्म के तूफान में फंसा हुआ स्टार्टअप है या शेयर है स्टॉक मार्केट में, जिसको लेकर आने वाले समय में कुछ और घटनाक्रम होंगे जो शायद इस शेयर की और कंपनी की कीमत को प्रभावित करेंगे। सर, अब प्रभावित करने वाला ऐसा ही एक घटनाक्रम है। सरकार की ओर से जो नई पहल शुरू की गई है ओएनडीसी, ठीक है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। आपको क्या लगता है ये कितनी बड़ी पहल हो सकती है पेटीएम मॉल जैसी कंपनियों के लिए? ओएनडीसी, पेटीएम मॉल ओएनडीसी का हिस्सा है, हालांकि पेटीएम मॉल के स्टॉक में काफी गिरावट आई। दरअसल ओएनडीसी एक बड़ा दिलचस्प बदलाव था जो बहुत सारी खबरें पिछले 2-3-4 महीने में अर्थव्यवस्था में हुई, जहां ओएनडीसी के इस प्रयोग के ऊपर थोड़ा कम चर्चा हुई और लोगों को पता कम चला। अमेजन और फ्लिपकार्ट को चुनौती देने के लिए सरकार ने एक ओपन नेटवर्क ऑफ डिजिटल कॉमर्स बनाया है। इसे ई कॉमर्स का यूपीआई कहा जा रहा है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर कोई भी ट्रेडर आकर ऑनलाइन डील कर सकेगा, ट्रेड कर सकेगा, लगभग वैसे ही जैसे आपके पास एक यूपीआई नंबर है, वो आप किसी भी बैंक से जोड़ लीजिए अपना यूपीआई और वहां से पेमेंट कर सकते हैं। ये माना जा रहा है कि अभी तक अमेजन और फ्लिपकार्ट के पास प्लेटफॉर्म्स थे जहां से ही जाकर आप ट्रेड कर सकते थे ई कॉमर्स में। आपको वहां रजिस्टर कराना होता था अगर आप कोई सामान्य सर्विस देते हैं और उसके जरिए आप वहां पर सेल कर सकते हैं। यही स्थिति बाकी एग्रीगेटर्स के साथ या बाकी ई कॉमर्स वेबसाइट्स के साथ है, चाहे वो रेस्टोरेंट डिलीवरी की हो या सामान की डिलीवरी की हो। ओएनडीसी के साथ सरकार ने इन दोनों प्लेटफॉर्म्स के लिए, अमेजन और फ्लिपकार्ट के लिए, एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी और ये कोशिश की है कि एक ऐसा फ्री मार्केट प्लेस हो जहां से कोई भी जाकर अपनी ट्रेडिंग कर सके। इस प्लेटफॉर्म की टेस्टिंग दिल्ली में, बैंगलोर में, भोपाल, शिलांग, कोयम्बटूर में शुरू हो चुकी है। एक बार इसका ट्रायल शुरू हो चुका है। करीब आधा दर्जन से ज़्यादा स्टार्टअप कंपनियां ओएनडीसी को ज्वाइन करने की तैयारी कर रही हैं, जिसमें कि डुंजो पेमेंट है, जिसमें फ़ोनपे भी है, जिसमें फ्लिपकार्ट की लॉजिस्टिक्स आर्म है ई कार्ट, वो भी इसको शामिल करने की कोशिश कर रही है।
अब ओएनजीसी के बाद जब ओएनडीसी हमारे सामने सक्रिय होगा तो हमें देखना होगा कि कितनी कंपनियों ने, कितने डिस्ट्रीब्यूटर्स ने इस नेटवर्क को ज्वाइन किया है और इसका सीधा असर अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के ऊपर कैसे पड़ा है, क्योंकि फिलहाल वो मार्केट की मोनोपोली कंपनियां हैं और ये ई कॉमर्स स्पेस का एक बड़ा डिसरप्शन हो सकता है। जैसे कि हमने यूपीआई के जरिए पूरे के पूरे पेमेंट स्पेस में बड़ा डिसरप्शन देखा, पेमेंट बैंक्स के बिजनेस पर भी उसका असर पड़ा, मोबाइल वॉलेट के बिजनेस पर भी उसका असर पड़ा। तो क्या ये इतना ताकतवर नेटवर्क होगा जो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के कारोबार को, बिजनेस मॉडल पर असर करेगा, ये हमें देखना होगा। और यहां से स्टार्टअप के क्षेत्र के हिस्से में एक और बड़ा घटनाक्रम है, बड़ा बदलाव हमारे सामने आ सकता है। बिल्कुल। और ये वाकई जैसा अंशुमान जी ने कहा, ओएनडीसी के बाद जैसे यूपीआई ने पेमेंट का बाजार बदला, हो सकता है ओएनडीसी ई कॉमर्स का बाजार भी पूरी तरह बदल दे।